हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, सेक्शन 10 में 10 एलिमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियरली पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पहले एग्रीमेंट बनता है, उससे पहले ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, देन एग्रीमेंट, एंड जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, जिसको लॉ एक्सेप्ट करता है, जिसको लॉ एनफोर्स करता है, जिसको लॉ मान्यता देता है, स्वीकृति देता है, उसको बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों, उसकी कौन से एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स करता है, लॉ मान्यता देता है, उसे जानने के लिए, उसे सीखने के लिए, अपने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें सेक्शन 10 में 10 एलिमेंट्स दिए गए हैं। ओके, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू ए हैंड रिटन नोट जहां पे बच्चों 10 एलिमेंट्स लिखा है सेक्शन 10 के अंदर। उसको मैंने कल भी एक बार बोला था। जैसे कि पहला पॉइंट है बच्चों लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट है लीगल रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। फोर्थ पॉइंट है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। फिफ्थ पॉइंट देखो बच्चों कॉन्सेंसस एड आइडम। सिक्स्थ पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव। सेवेंथ नंबर पॉइंट है नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। 8th नंबर पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देन 9th नंबर लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में इनमें से कोई भी एक पॉइंट अवेलेबल नहीं होता, कोई भी एक पॉइंट ठीक तरह से फॉलो नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता मतलब कहीं भी किसी एक पॉइंट के अंतर्गत फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट अगर कॉन्ट्रैक्ट खड़ा नहीं होता, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट can never be a valid contract। उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। सो ओवरऑली अगर बोलें तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या क्या चाहिए। एंड दूसरी तरीके से अगर बोला जाए बच्चों, ये भी फंडामेंटल क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कंप्लीट जानने के लिए। अभी तक बस मीनिंग्स सेशन में हम लोग थे, अब हम लोग जान लेंगे कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली वैलिड बोला जाएगा, कब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से लॉ एनफोर्स करेगा, उसमें जो भी पार्टीज हैं उनको पूरा अपना हक मिलेगा, कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी के द्वारा किसी भी तरह का नुकसान नहीं सहेगा। अगर नुकसान होता है वो बिजनेस एंड ड्यू टू अदर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, बट कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ब्रीच नहीं कर पाएगा, धोखा नहीं दे पाएगा, कोई एग्री होके बाद में पीछे हट नहीं पाएगा। हम लोग सब बंध जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स ईच अदर करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ योर फंडामेंटल क्वेश्चन which will clear your meaning of contract more clear। So आज स्टार्ट करने जा रहे हैं what are the essential elements of a valid contract। मैंने ऑलरेडी 10 पॉइंट्स कल बोले थे, आज भी बोल दिया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट मैंने तुमको लिखवाया है बच्चों, क्या देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बच्चों कुछ 2-3 पॉइंट जो बेसिक है यहाँ पे वेरी सिंपल है, उसके बाद धीरे धीरे तुम अंदर उसमें और भी जानकारी पाओगे
कि और भी क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है ये। तो पहली चीज है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होने से एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सो इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड बनाना है तुमको, इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें पूरा वैलिड बनाना है अंडर सेक्शन 10, सो देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी। एक ऑफर जो देगा एक पार्टी, वो ऑफर हमेशा बच्चों लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि मैं तुमको बोलूंगा बच्चों उसको किडनैप करके लाओ तो मैं तुमको ये पैसा दूंगा, ये लॉफुल नहीं है, ये लॉफुल नहीं है। किसी का मर्डर कर दो, कहीं पे मारपीट करो, कोई स्मगलिंग का काम करो, हाँ कोई भी ऐसा एक्टिविटीज है जो कि लॉ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चाहे वो हमारी कंट्री का लॉ हो, फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट करती हो पर हमारे कंट्री में नहीं हो रहा, अगर उसी काम को तुम दोहराते हो, हाँ तो वो लॉफुल ऑफर नहीं होता, लॉफुल एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ए लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम। लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी, अगर मैंने तुमको ऑफर दिया है तो वो ऑफर पूरा लॉफुल होगा, उसको एक्सेप्ट करो या ना करो दैट डिपेंड्स ऑन यू, पर उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई भी तुम्हें इसके लिए कभी मना नहीं कर सकता, तुम्हारी मर्जी लो या ना लो। बट एक्चुअली अगर हम बोल रहे अभी ये लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी, बस इतना, देन अगर तुम एक्सेप्ट करते हो दैट इज ऑल्सो लॉफुल एक्सेप्टेंस। अगर मैं तुमको बोलता हूं बच्चों मैं तुमको सपोज बुक्स बेच रहा हूं, उसके बदले या सपोज मैं तुमको राइस दे रहा हूं, राइस बैग्स बहुत सारे पैकेट दे रहा हूं, उसके बदले तुम मुझे गन सप्लाई करोगे, तो मैंने तो ठीक दे दिया, पर तुम लोग जो मुझे दे रहे हो वो तो लॉफुल नहीं है ना। तो बहुत तरफ से लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस मेरी तरफ से हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं। सो वेरी सिंपल, वन लाइन का आंसर है सेक्शन 10 का फर्स्ट पॉइंट, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वहां लिखा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बट एक्चुअली दैट इज लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। तुम अभी याद रखो मेरे साथ बोलो, बोलो सब बच्चों, इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला, इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ए लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी and lawful acceptance of the same by the another party. Okay, the offer may be बच्चों जनरल हो, स्पेसिफिक हो, और भी बच्चों ऑफर पढ़ेंगे, एक्सप्रेस, इम्प्लाई, बाद में बताऊंगा। अगर मैं अपने मुंह से बोलता हूं, कुछ लिख के देता हूं, उसे एक्सप्रेस बोलते हैं, और अगर कोई चीज तुमको इशारे से बोलता हूं तो उसे इम्प्लाइड बोलते हैं, वो बारे में बताऊंगा। अभी बस in order to make a valid contract there must be a lawful offer by one party and lawful acceptance of the same, उसी को एक्सेप्ट करना है, and lawful acceptance of the same by the another party। क्लियर, तभी तो एग्रीमेंट बनेगा। एंड अगर लॉफुल ऑफर है, लॉफुल एक्सेप्टेंस है, जो एग्रीमेंट बना उसको लॉ एनफोर्स करेगी ही करेगी। हमें जरूरी नहीं है कि लॉ के पास जाके स्टैम्प मार के एनफोर्स करवाना। हमारी एक्टिविटीज अगर कॉमन है, हमारी एक्टिविटीज अगर लॉफुल है तो वो अपने आप ही एनफोर्स हो जाएगी। अगर मैं एक दुकानदार के पास जाऊंगा, भैया मुझे 1 किलो चीनी देना, तो मैं चीनी ले लूंगा, वो मुझे बोलेगा कि पैसा दो, तो मैं उसको बोलूंगा भैया चीनी लेने से पहले तूने तो बोला नहीं पैसा लेने के बारे में, तो बोलेगा ये बोलने की बात है, तुम अगर चीनी लोगे, अगर मैं तुमको चीनी दे रहा हूँ, शुगर बेच रहा हूँ, तो उसके बदले तुम पैसा दोगे ही दोगे ना। आपने तो बोला नहीं था शुगर लेने से पहले कि पैसा देना पड़ेगा, मैंने मांगा आपने दे दिया तो मैंने ले लिया, मैं पैसा नहीं दूंगा। ऐसा होता है क्या? क्या इसके लिए कोई जाके लॉ पे जाके क्या एफिडेविट पास करके आएगा कि अगर आप 1 किलो चीनी ले रहे हो तो मुझे 1 किलो चीनी के बदले में 40 रुपीज देना पड़ेगा? ऐसा कोई एफिडेविट चाहिए क्या? ये लॉफुल है। अगर तुम मुझसे चीनी ले रही हो तो उसके बदले में तुम्हें मुझे प्राइस देना ही पड़ेगा। क्लियर? So, in order to make a valid contract, there must be a lawful offer by one party and lawful acceptance of the same by the another party. The offer may be general हो या specific हो, but there must be a lawful offer and there must be a lawful acceptance. Then एक
वैलिड एग्रीमेंट बनेगा एंड वो एग्रीमेंट अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, एनी डाउट? नहीं, क्लियर। सो नेक्स्ट मूव टू दी सेकेंड पॉइंट बच्चों, दैट इज योर लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप, तो बच्चों ये एक्चुअली सोचो, अगर मैं अपने एक दुकान जाता हूं, वहां बोलता हूं भैया एक कप चाय मिलेगा, तो बोलते हाँ जरूर मिलेगा। तो अगर मैं वो सबको चाय पिला रहा था, तो मैंने एक कप चाय पीने के बाद वो मुझे पैसा मांगता है। अगर मैं उससे बोलूंगा भैया चाय तेरे को मांगा, तो सबको दे रहा था, मैंने पी ली, पैसे के लिए तूने तो नहीं बोला था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो बोले ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा, कि मैं आपको फ्री में तो नहीं पिलाऊंगा चाय, आपको फ्री में तो चाय नहीं दूंगा मैं, तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ ओके, तो देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सोच लो, खुद देना पड़ेगा पैसा। वही चीज अगर सपोज हमारे घर में सुबह उठ के मम्मी एक कप चाय बना दो, ये अपनी सिस्टर को बोलते एक कप चाय बना दो, उन्होंने चाय बना के लेके आए, तो मम्मी बोलेगी बेटा 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, तो मम्मी किस लिए दूं ना, मैं तेरे को चाय बना के दी। तो यहां पे क्या देना जरूरी है? तुम क्या मम्मी को 10 रुपए दोगे, अपनी सिस्टर को 10 रुपए दोगे? हाँ, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसा देगा, दोगे क्या? नहीं दोगे। तो वहां क्या तुम्हारी मम्मी जाके, तुम्हारी सिस्टर जाके, तुम्हारी वाइफ जाके क्या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाएगी कि मैंने अपने पति को या अपने बेटे को, अपने भाई को चाय बना के दी और उसने पैसा नहीं दिया? अगर यही चाय वो अगर दुकान में पीता तो उसको पैसा देना पड़ता। ठीक बात है, अगर दुकान वाले को पैसा नहीं देते 5 रुपए, वो 5 रुपए के लिए भी तुम्हारे नाम पे कंप्लेन कर सकता है। ये मत सोचो झगड़ा झाटी मारपीट ये तो बेकार लोग करते हैं। अरे अगर उसने पैसा नहीं दिया तो गो एंड फाइल ए रिपोर्ट अगेंस्ट हिम कि उसने मेरा पैसा नहीं दिया, लो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, तुमको 5 रुपए मिल जाएगा, प्लस उसके साथ उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। बच्चों याद रखना, तुम जो कोर्ट कचहरी जाके तुमको हैरान होना पड़ेगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा टाइम खर्च होगा, उसके लिए भी उसको हर्जाना देना पड़ेगा। सोचना मत 5 रुपए के लिए बस 5 रुपए मिलेगा। लो इतना स्ट्रिक्ट है, अगर तुम्हें कोई हैरान करता है तो उसका फुल हर्जाना उसको देना पड़ेगा। इसलिए तो लो पढ़ रहे हैं, तभी तो लो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं कोई तो ऐसे नहीं तो 2 रुपए के लिए केस करता रहेगा, 5 रुपए के लिए केस करता रहेगा, समझे कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पे मम्मी हमारे नाम पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मी और हमारे बीच में, हमारी मदर एंड हमारे बीच में, हमारी माता और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है बच्चों, वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है। वो कोई भी बच्चों लीगल रिलेशनशिप नहीं है। दुकानदार और हमारे बीच में लीगल रिलेशनशिप है, वो कोई मेरा दोस्त, ये मेरा रिलेटिव, मम्मी पापा चाचा नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? सो बच्चों सेकेंड थिंग हो रहा है, इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू वांट टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ अगर तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना चाहते हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सो बच्चों द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट हो रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इन दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप होगा, द रिलेशनशिप मस्ट बी ए लीगल रिलेशनशिप। इनमें उस समय कोई भाई बहन, माता पिता, बेटा, पापा, ऐसा कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई दोस्ती वाला, रिलेटिव वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। In order to make a valid contract, there must be a legal relationship between the parties. This is the answer. अगर if you want to make a contract valid and future में लॉ से कोई भी सपोर्ट चाहिए, भैया मैंने इसके लिए काम किया, उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया, so अगर इस तरह का तुमको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, तुम्हें अपना परिश्रम का फल, अपने काम का फल लेना है अदर पार्टी से, so remember that the relationship between the parties must be legal. अगर आप अपने घर में भी ऐसे करें भाई भाई में, तो वहां पे रिलेशनशिप लीगल हो जाएगा। इसलिए तो एक भाई अपने भाई से जमीन जायदाद का बंटवारा करता है, तब वो देखता है कि ये मेरा भाई है, तब वो जब कोर्ट में जब केस करने जाता है तो वो भाई भाई तो नहीं होते, वो दोनों लीगली अलग हो जाते हैं, इसलिए तो सेपरेट करते हैं, नहीं तो अपने घर पे ही बैठ के अलग कर लेते हैं। सो अगर तुमको लॉ से कुछ सपोर्ट चाहिए,
सो इन तुमको कोई भी हेल्प चाहिए इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो बनाना चाहते हो, सो रिमेंबर दैट देयर मस्ट बी ए लीगल रिलेशनशिप, दोनों के अंदर लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। द रिलेशनशिप कैनॉट बी सोशल रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, हमारे दोस्त यार हैं, हाँ, रिलीजियस रिलेशनशिप। मैंने अगर बोला बच्चों, मैंने इस सोसाइटी में बोला एक मंदिर बना दूंगा, एक मस्जिद बना दूंगा, एक कुआं खोल दूंगा, आप लोगों के लिए फ्री में खोल दूंगा, अगर नहीं खोला तो क्या प्रॉब्लम है? ये सोशल बातें थी। पर एक कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कंपनी से पैसा लिया और कुआं खोलूंगा बोला है, अगर नहीं खोलता तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैंने ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर दी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रास्ता बना दूंगा, रोड्स बना दूंगा, ये मैंने अपने आप बोल दिया। कोई जरूरी नहीं तो मैं बनाऊंगा। मैं तो कहीं भी अंडर एनी ऑब्लिगेशन आई एम नॉट एनी मोर लाइबल टू मेक द रोड फॉर यू, कंस्ट्रक्ट द रोड फॉर यू। कोई भी मैं लाइबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मैं मेरी मर्जी बनाऊं, मेरी मर्जी ना बनाऊं। तो वहां पे तुम लोग अगर वेट भी कर रहे हो मेरे लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद भी मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे को किसी प्रकार क्या कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा एंड मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं घुसा। सो बच्चों, अगर तुमको इस तरह का बेनिफिट पाना है, अगर पार्टीज को अपना काम दूसरे पार्टी से लेना है, सो याद रखना द रिलेशनशिप मस्ट बी ए लीगल रिलेशनशिप। अगर सपोज होटल वाले पे तुम होटल में क्या करते हो, कुछ पार्सल के लिए ऑफर करते हो, कुछ भी हो, भैया 1 प्लेट बिरयानी बनाना, ठीक है, तो उसने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई और तुम लोग नहीं गए, तुम लेने नहीं गए, क्या वो तुमसे पैसा नहीं लेगा? जरूर लेगा। पर सपोज वही चीज, सपोज तुम्हारा दोस्त बोलता है कि भैया आज घर पे कुछ बना, मुझे बुला खाने के लिए, ठीक है, तुमने उसके लिए बुलाया, बनाया और वो खाने के लिए नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो गई। जब वो नहीं आया, क्या तुम उसको बोलो कि तेली खाना बनाए, ये बनाए, वो बनाया, तू आया नहीं रात को, मेरा जितना लॉस हुआ मुझे तो बोल पाओगे? तुम बोल भी नहीं सकते। और वहां तो होटल वाला तुमसे बोलेगा क्या? वो तो लेगा ही लेगा, बिकॉज एक होटल और एक कस्टमर के अंदर जो रिलेशनशिप है वो प्योरली लीगल रिलेशनशिप है। एंड तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम्हारे दोस्तों में जो रिलेशनशिप है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है। समझ में आया? सो अगर पर्सनल रिलेशनशिप होगा, तुम्हें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? तुम्हारा एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ए लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, because the social, domestic, religious relationship cannot constitute a valid contract. एक valid contract ये सब नहीं बना सकते। So the next important point हुआ legal relationship. As you need lawful offer and acceptance to make a contract valid, whatever offer is given by one party and the acceptance of the same from the another party, that offer and acceptance, first one क्या होगा? Must be lawful. Another important thing, if the offer and acceptance is valid, but if the relationship between the parties, if the existence of the relationship between the parties, if not legal, if it is social, domestic, religious, again, due to such social relationship, domestic relationship, it cannot be termed as a valid contract. So only a lawful offer and acceptance is not sufficient. You need to be very careful while entering into any offer, any acceptance, or overall we can say a contract, that the relationship along with the lawful offer of acceptance, the relationship along with the lawful offer and acceptance must be a legal relationship. Then it will give you your required result. तुम्हें जो भी रिजल्ट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो, एक्टिविटीज हो, मनी हो, प्रॉफिट हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो। क्लियर? सो फर्स्ट 2 पॉइंट लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एंड फर्स्ट पॉइंट लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एंड सेकंड पॉइंट इज योर लीगल रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट मूव टू दी हम होते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट, दैट इज योर लॉफुल कंसिडरेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, तुमको एक चीज बता देता हूं,
ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों चैप्टर है, जैसे लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एक चैप्टर है, मैंने बताया भी था पहले, हम ऑफर का डिटेल पढ़ेंगे, ऑफर को पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे कंप्लीटली इस कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के बाद। एक्सेप्टेंस को भी पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, कैसे एक्सेप्टेंस का कंप्लीट एक चैप्टर बनेगा। वैसे ही बच्चों लीगल रिलेशनशिप, तो ये छोटा सा पॉइंट है, हो गया। उसके बाद अभी पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन ये भी एक चैप्टर है, तो उसको हम बहुत अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल मैं तुम्हारा डाउट्स कंप्लीट क्लियर कर दूंगा शॉर्ट में। तो बच्चों कंसीडरेशन क्या होता है? सपोज मैं एक दुकान में डेयरी मिल्क चॉकलेट लेने गया। हाँ, मैं अगर एक दुकान जाता हूँ रोस्ट आलमंड, हाँ, एक चॉकलेट लेने के लिए, तो अगर मैं उससे चॉकलेट खरीदता हूँ, चॉकलेट का प्राइस सपोज 100 रुपीज हुआ, 70 रुपीज हुआ, तो मैंने चॉकलेट खरीदी 70 रुपीज की, मैंने अपनी पॉकेट से निकाल के उसको 70 रुपीज दिया। तो बच्चों एक तरफ वन हैंड में मैंने अपने हाथ में उससे रोस्ट आलमंड का सिल्क चॉकलेट लिया, एंड अदर हैंड में उस इंसान को मैंने 70 रुपीज दिया। तो उसको मुझसे मिला, दुकानदार को मुझसे मिला 70 रुपीज, मुझे उससे मिला चॉकलेट। सो बच्चों मुझे क्या मिला बोलो? चॉकलेट। उसको क्या मिला? 70 रुपीज। तो मुझे जो मिला बच्चों वो मेरे लिए कंसीडरेशन है, उसको जो मिला 70 रुपीज वो उसके लिए कंसीडरेशन है। सो बच्चों कंसीडरेशन मीन्स प्राइस। कंसीडरेशन मीन्स प्राइस। मेरे लिए प्राइस है, मेरे लिए वैल्यू है चॉकलेट, उसके लिए प्राइस है बच्चों 70 रुपीज। कंसीडरेशन मीन्स प्राइस। समझ में आया? अगर मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए घर बना दिया, तो उसके बदले में तुम लोगों को मुझे उस घर बनाने का जो मेरी मेहनत का, मेरे लेबर का, मेरी एनर्जी का, मेरे एफर्ट का प्राइस तुमको देना पड़ेगा। अगर उसका प्राइस 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तुम्हें मुझे वो अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो मैंने तुमको दिया घर, तुमने मुझे दिया घर बनाने का मूल्य, तो मेरे लिए पैसा हुआ कंसीडरेशन, तुम्हारे लिए घर हुआ कंसीडरेशन। अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को ठीक करता है, तो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट पाके वेल हो गया, फिट एंड फाइन हो गया, खड़ा हो गया, दौड़ने लगा, तो वो उसके लिए है कंसीडरेशन। इन रिटर्न ऑफ द ट्रीटमेंट पेशेंट जो डॉक्टर को देता है, जो डॉक्टर की फीस होती है, वो होता है बच्चों डॉक्टर के लिए कंसीडरेशन, तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट कंसीडरेशन, फीस कंसीडरेशन। तो होप समझ पा रहे हो? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों दोनों पार्टी को बेनिफिट पाना चाहिए, एक पार्टी को बेनिफिट पाने से नहीं होगा। मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूं वो मेरी पढ़ाई तुम्हारे लिए कंसीडरेशन, तुम मुझे जो प्राइस दोगे वो प्राइस मेरे लिए है कंसीडरेशन, जो फीस दोगे। समझ में आया कि नहीं? जो प्राइस दोगे इन द फॉर्म ऑफ फीस, समझ में, वो मेरे लिए कंसीडरेशन। तो बच्चों दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं बस एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, तो यहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। समझ में आया? पहले कंसीडरेशन का बारे में फिर से बोलता हूं, उसके बाद इसको कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सो बच्चों द टर्म कंसीडरेशन मीन्स, एक्सक्यूज मी, बच्चों द टर्म कंसीडरेशन मीन्स प्राइस, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। It means giving something in return of receiving something. कुछ लिया उसके बदले मैंने दिया। The term consideration means price. It means something in return of something, and otherwise बोल सकते giving something in return of receiving something.
एंड बच्चों विदाउट कंसिडरेशन, जैसे विदाउट लॉफुल ऑफर एक्सेप्टेंस, विदाउट लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब मैं तुमको दे रहा हूं घर, तुम मुझे दे रहे हो उसका पैसा। ऐसा नहीं होगा मैं दूंगा घर, तुम उसके बदले मुझे ड्रग्स दोगे, हाँ ब्राउन शुगर दोगे, तुम उसके बदले मुझे कोई भी गन सप्लाई करोगे, हाँ तो वो तो बच्चों वैलिड नहीं है ना, लॉफुल नहीं है ना। मैं जो दूंगा वो भी लॉफुल होना चाहिए, तुम जो मुझे दोगे वो भी लॉफुल होना चाहिए। समझ में आया? सो द टर्म कंसिडरेशन मीन्स प्राइस, इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। इट अगेन वी मे से दैट गिविंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ रिसीविंग समथिंग। एंड विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन, पर ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, मैं जो दूंगा वो भी लॉफुल, तुमसे जो लूंगा वो भी लॉफुल। Without lawful consideration, a contract cannot be a valid contract. So, in order to make a valid contract, the third most important element is valid consideration, lawful consideration. Without lawful consideration, no contract can be formed. कभी contract नहीं बन सकता। Clear? समझ में आया? बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सो जैसे हमें लॉफुल ऑफर एक्सेप्टेंस चाहिए, दोनों के अंदर रिलेशनशिप लीगल होना चाहिए, दोनों की तरफ से कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? और भी बहुत चीज पढ़ेंगे कंसिडरेशन के बारे में, बहुत चीजें बच्चों। सच कंसिडरेशन में भी पास्ट, में भी प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन में भी पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। बट रिमेंबर दैट इट मस्ट बी रियल, इमेजिनरी नहीं हो सकता। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब बच्चों, सपोज मैं तुमको आज पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आज पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो मुझे बाद में पेमेंट दोगे। तो मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मुझे बाद में रिटर्न दोगे, तो ये फ्यूचर में हुआ। कभी सपोज मैंने पास्ट में तुमको पढ़ाया था तो मुझे पेमेंट नहीं दिए थे, आज पेमेंट दे रहे हो, तो वो हुआ बच्चों पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट का पैसा मुझे मिला। एंड अगर अब अभी पढ़ा रहा हूं तो मुझे अभी पेमेंट दे रहे हो, तो वो हुआ प्रेजेंट कंसिडरेशन। सपोज एक इंसान को मैंने कभी पैसा दिया था पास्ट में, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 महीना पहले, वो मुझे आके आज दे रहा है रिटर्न, तो वो हुआ पास्ट। और अगर मैं एक दुकानदार हूं, आज तुमको सामान बेच रहा हूं, आज मुझे पैसा दे रहे हो, समझे कि नहीं? सपोज फिर से बोल रहा हूं, सपोज 1 महीने पहले मैंने किसी को एक पैकेट चावल दिया था, वो पैसा नहीं दिया था, आज दे रहा है, तो वो पास्ट। अगर अभी चावल का पैकेट दे रहा हूं, अभी पैसा दे रहा हूं, प्रेजेंट। या अभी चावल दे रहा हूं पर पैसा तो मुझे बाद में लाके दोगे, वो हुआ फ्यूचर। ये जरूरी नहीं कि तुरंत पैसा दोगे, तुरंत सब कुछ की एक्टिविटीज होगी, दोनों पार्टी दोनों को एक दूसरे को अभी तुरंत देंगे, हमेशा कैश ट्रांजेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बट देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट 3 पॉइंट्स टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए, एंटर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टी की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, पढ़ाई वाली नहीं, अदर क्वालिफिकेशन। तो बच्चों क्या ये, इसके बारे में सेक्शन 11 में पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है। बोल रहा है in order to make a valid contract, the parties to a contract must be competent. In order to make a valid contract, the parties to a contract must be competent. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो पार्टीज होंगे बच्चों, must be competent to enter into a contract. समझ में आया? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना चाहते हो तो जो पार्टीज होंगे, बोथ पार्टी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, XYZ दुनिया कोई भी हो, दोनों के दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए, किसी भी तरह से उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सेक्शन 11 क्लियरली मेंशन दैट, क्या बोला है सेक्शन 11 ने? दैट
माइनर पर्सन मतलब ए पर्सन हु डज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18, जिसको 18 साल नहीं हुआ उसको बोलते हैं माइनर पर्सन. सो माइनर पर्सन, ए ड्रंकन पर्सन, नशे में रहा हुआ इंसान हुआ. एक इंसान मतलब जैसे INSANE मतलब जो पागल हो, जिसके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति ना हो. कोई भी बच्चा लुनाटिक जो अंधा हो, समझ दिमाग खराब हो, या आंखें दिखती नहीं हो, कान में सुनता नहीं हो, कोई भी फिजिकली डिसेबल इंसान. माइनर पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन, ड्रंकन पर्सन, अनसाउंड माइंड, जिसका साउंड माइंड नहीं होगा, जो समझने सोचने की विचार करने की क्षमता नहीं होगी. इंसैनिटी जो बोलते हैं, लुनाटिक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. एक आदमी को, बच्चा तुमने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, इसको इस गांव से निकाला जाए, इसने कुछ गलत काम किया, पहले पनिशमेंट ऐसी होती नहीं, इसको 6 महीने के लिए गांव से बाहर निकाला जाएगा. डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. एनिमीज ऑफ द कंट्रीज, कोई भी एनिमीज ऑफ द कंट्री, अगर हमें किसी देश के साथ हमारा लड़ाई हो रहा है, किसी आतंकवादी के साथ लड़ाई हो रहा है, तो वो एनिमीज ऑफ द कंट्री है, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. सो दीज आर द स्पेशल पर्सन, एक्सक्लूसिव पर्सन, डेफिनेट पर्सन, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. सो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड विथ मेजर पर्सन, मस्ट बी साउंड माइंड पर्सन, देन इसको वैलिड बोला जाएगा. हाँ, मेजर मतलब जो 18 साल हो चुका है, एंड साउंड माइंड मतलब जो जिसके अंदर समझने की, विचार करने की क्षमता होगी. देन कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Clear? So this is all about the capacities of the parties. In order to make a valid contract, the parties to a contract must be competent to enter into a contract, and such competency is given under section 11. Who are the competent person? Major person, sound mind person. And who are the incompetent person? Minor person, unsound mind person, lunatic, insane person, disqualified law, enemies of the country. These are the incompetent persons who can never enter into any contract. A contract with them is purely, बच्चों, purely क्या होगा? Invalid, gratuitous, ab initio से, पूरी शुरू से. ab initio मतलब शुरू से ही बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. बाद में बताऊंगा. बिगनिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट को कोई प्रकार का लॉ एनफोर्स नहीं करेगी. इनफैक्ट उन पार्टीज को अगर कोई गलत काम करते हैं उस पर पनिशमेंट मिलेगी, पर किसी नॉन ऑफ देम विल टेक द लीगल सपोर्ट, ले नहीं पाएगा. नॉन ऑफ देम कैन टेक द लीगल सपोर्ट, कोई भी उनमें से लीगल सपोर्ट नहीं ले सकता. So this is the another very important point that should be taken into account while entering into any contract, while making any contract. You should be very, very careful about this. Like offer and acceptance must be lawful, the relationship must be legal, and the consideration, the price between the parties must be lawful. The next crucial point, that the parties must be as per the section 11 with complete competency. So this is all about your 4 point, first 4 point. Next point है बच्चों तुम्हारा consensus ad item. The very interesting point. Consensus ad item. CON SEN SUS consensus ad item IDEM S लगा सकते हो items. तो बच्चों व्हाट इज कॉन्सेंसस एड आइटम्स? बच्चों कॉन्सेंसस एड आइटम्स का मतलब, इसको हम फ्री कॉन्सेंट भी बोल सकते हैं. फ्री कॉन्सेंट ये भी एक चैप्टर है, फ्री कॉन्सेंट. सपोज बच्चों आई हैव 2 कार्स. One is Maruti Swift and another one is Hyundai i20. Okay, so I decided to sell one of my car
दैट इज मारुति स्विफ्ट हुआ। तो जो भी मॉडल है वो तो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, मतलब उस इंसान के साथ, नॉट तुम्हारे साथ। तो मैंने उस सपोज 7-8 लाख से कार है, मैंने उसको आई डिसाइडेड टू सेल मारुति स्विफ्ट ₹4 लाख। मैंने 4 लाख में उस कार को बेचने के लिए डिसाइड किया एंड आई गेव दिस ऑफर टू माई फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, मिस्टर राम। मैंने मिस्टर राम को ऑफर दिया कि मिस्टर राम, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 4 लाख में। कौन सी? मारुति स्विफ्ट। ओके, नाउ मिस्टर राम एग्रीड। क्या हो गया? राजी हो गया। बट गलती एक चीज हुई मिस्टर राम से, उसने सोच लिया, मैंने ठीक बोला था, उसने सोच लिया कि मिस्टर श्याम, सपोज मैं श्याम हूं, कि ये मुझे Hyundai i20 बेचना चाहते हैं। समझ में आया? तो उन्होंने सोच लिया कि मैं जो बेचना चाहता हूं कार वो मारुति स्विफ्ट नहीं है, जबकि मेरा क्लियर इंटेंशन था एंड मैंने उसको इन्फॉर्म भी किया था, बट उसने एक्सेप्ट कर लिया बाय टेकिंग इनटू अकाउंट दैट इट इज Hyundai i20। एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब बच्चों मैंने ऑफर ठीक दिया है, सब कुछ ठीक है, लॉफुल ऑफर है, हाँ, लीगल रिलेशनशिप भी है सपोज हमारे अंदर में, और कंसिडरेशन भी वैलिड है, कैपेसिटीज भी हम लोग 18 ईयर्स के हैं, सब समझ बूझ सब कुछ है। पर बच्चों यहाँ पे मैंने एक बात बोली, उसने उसको ध्यान से समझा नहीं हुआ, या उसने जो बोला मैंने नहीं समझा। एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो था मारुति स्विफ्ट, उसको वो समझ नहीं पाया, उसने सब्जेक्ट ले लिया Hyundai i20 एंड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो बच्चों इस ग्राउंड में क्या होगा, जब वो खरीदने आएगा, मुझे पैसा देगा एंड मैं उसको मारुति स्विफ्ट 800 हैंड ओवर करूंगा, तब वो मना कर देगा कि सर या भैया मैंने तो ये नहीं सोचा था। तो मैंने कहा मैंने तो इसकी ऑफर दिया, देखो आप ऑफर भी देख लो। तो बोलेगा मैंने तो शायद आपका दूसरा कार सोच के ले लिया, आप उसको बेचोगे बोल रहे थे पहले। तो मैंने बोला हाँ सोच रहा था सर बेचूंगा, पर मेरे को तो अभी ये बेचना है, मैंने आपको ये ऑफर दिया है। तो वो बोलेगा भैया मेरे को गलती हुई, मैं नहीं समझ पाया, तो मैं ये नहीं खरीदूंगा। तो बच्चों यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते, आपको खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों का माइंड बच्चों नहीं मिला था। उसने और मैंने, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर लिया था, पर यहाँ पे हमारे अंदर एक कमी रह गई थी, दैट इज कॉन्सेंसस एड आइटम। इट मीन द माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज का माइंड्स मस्ट बी एड आइटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड आइटम? दैट मीन दे मस्ट अवेयर अबाउट they aware about the, दोनों को बच्चों they should aware about the subject matter terms and condition of the contract। दोनों पार्टीज को सब्जेक्ट मैटर टर्म्स कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। If they enter into a contract by mistake without knowing the fact, without knowing the subject matters terms conditions and accepted the contract, that contract cannot be termed as a valid contract on the ground of their consent। उनका दिमागी मतलब उनका जो एक्सेप्टेंस था, their consent is not free, that is known as consensus ad idem। The term consensus ad idem का मतलब बच्चों the minds of both the parties must be ad idem। They must know about the subject matter terms and condition of the contract। They cannot accept the contract on the basis of any mutual mistake। कोई भी उन दोनों में म्यूचुअल मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ना करें। इफ दे डू सो, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टर्म्ड एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ इट इज नॉट
based on the free consent. Here the consent is not free. Here the consensus is not ad idem. यहाँ पे उन दोनों की सोच नहीं मिल रही है. They enter into contract by mistake या on the basis of mutual mistake, misunderstanding. That's why this contract is not said to be a valid contract. Clear? So बच्चों, शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा दिस 5 points, how much these are very 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 important for making the contract valid. क्लियर? तो हमारे पास 10 पॉइंट्स है सेक्शन 10 के अंदर, पर मैंने 5 पॉइंट पढ़ा है. दैट इज लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, lawful consideration, capacities of parties, and last one is your consensus ad idem. Very very important. In order to make a valid contract, the minds of both the parties must be ad idem. They should aware about the subject matter, terms and conditions. They cannot accept the contract on the basis of any mutual mistake, misunderstanding. And if they do so, अगर गलती से उन्होंने accept कर लिया, don't worry, that contract is not a valid contract. You must अपने आप कॉन्ट्रैक्ट से दूर हो सकते हो. अगर इसी में किसी का लॉस हुआ होगा, कोई सपोज तुम्हारे इसी एक्सेप्टेंस में किसी को सपोज उसने तुम्हारे लिए रेडी करने के लिए, सपोज तुम्हारे घर तक सामान भेजने के लिए उसने ड्राइवर का पेट्रोल खर्च दे दिया है, तो वो तुमको देना पड़ेगा. बाकी भैया कार ले जाओ, उसको मैं दे दूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी वजह से तुम्हारा लॉस हुआ, बट कार नहीं खरीदेंगे. पर्टिकुलर पॉइंट हुआ कि कॉन्सेंसस इज नॉट फ्री. उनका कॉन्सेंट फ्री नहीं था. तो जहां पे कॉन्सेंट फ्री नहीं होता वहां कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता. क्लियर बच्चों? तो मेहनत करना स्टार्ट करो. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. बोला था एग्जाम में कॉपी खोलते ही तुमको मिलेगा, सॉरी क्वेश्चन पेपर खोलते ही मिलेगा एंड तुमको कॉपी खोलते ही लिखना पड़ेगा. सो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो. टेक केयर, बाय. ऑल द बेस्ट बच्चों.